आप अगर उसके बारे में बताओगे तो लोगों को थोड़ा पता चलेगा कि आपके दिल में, दिमाग में क्या चल रहा है और कैसे सबका आप ख्याल रखोगे। तो सर, मेरा पहला सवाल ये है कि 2 महीने बीत चुके इस महामारी को आए, कोरोना को आए, और हरियाणा ने इसको बहुत अच्छी तरह हैंडल करा है सर। तो आपकी क्या रणनीति रही है? रणदीप जी, सबसे पहले तो हमारा सेशन चल रहा था आखिरी दिन 4 मार्च, और हमें अचानक जब पता लगा कि इटली के 14 लोग कोरोना से प्रभावित होकर के, पॉजिटिव होकर के और हमारे यहाँ गुड़गांव में आके एडमिट हुए हैं, हमें उसी दिन इस नामुराद बीमारी का पता लगा। उससे तो पहले तो पता ही नहीं था। इमीडिएटली हमने पूरी टीम ने, चाहे शासन की टीम थी चाहे प्रशासन की टीम थी, उन्होंने बैठ करके और सब चीज़ों का एक मूल्यांकन किया और हमने तुरंत अपनी तैयारी कर दी, कंट्रोल रूम बनाया और जो जो चीज़ें आती चली गई उसको हम तुरंत इमीडिएटली रिएक्ट करते चले गए। हमने किसी चीज़ की इंतजार नहीं की। जो बात जहाँ से पता लगी, विदेश से पता लगी, भारत से पता लगी, अन्य प्रदेश से पता लगी, वो सब बातें हमने लागू करनी शुरू कर दी और हमने बाकायदा उसको कंट्रोल किया। 2-3 फैक्टर ऐसे जरूर आए जो हमारे कंट्रोल से बाहर हुए थे, जिसके कारण से ये सारी स्थिति यहाँ तक भी बनी। अन्यथा हमने कंट्रोल इतना किया कि मूल हरियाणा के लोग तो इसमें प्रभावित नहीं हो पाए। इसमें अगर थोड़ा बहुत प्रभाव शुरू में देखा गया तो ये जो तबलीग के लोग थे, जमात के लोग, वो लगभग 150 लोग तो वो आ गए जो एकदम प्रभावित थे। इसी प्रकार एक नांदेड़ से कुछ लोग यहाँ आए जो तीर्थ यात्री वहाँ गए हुए थे, उधर से आए तो पंजाब में थे, लेकिन कुछ लोग हमारे यहाँ आ गए, उसका अपना प्रभाव पड़ा। और तीसरा बड़ा फैक्टर था दिल्ली के आसपास के जिलों में जो दिल्ली से लोग आ रहे थे, वो भी बड़ी संख्या में प्रभावित हुए और पॉजिटिव लोग पाए गए, जिससे हमारी संख्या यहाँ तक पहुंची। अन्यथा हम आसपास के सब प्रदेशों में अपनी अच्छी स्थिति बनाए हुए हैं, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, पंजाब हो, सब प्रांतों में हमारी स्थिति अच्छी है और आज भी हम एक अच्छी स्थिति पर खड़े हैं। तो सर, ये हमारा दूध दही का खाना और इम्यूनिटी का भी कुछ फर्क पड़ा है? लोग तो यही कहते हैं कि हरियाणा जित दूध दही का खाना, और वास्तव में इसका फर्क है भी सही, क्योंकि हरियाणा के लोगों में शरीर की अपनी एक ताकत है, अपना एक मनोबल भी है और उसके कारण से बीमारी बहुत आसानी से हरियाणा के लोगों को लगती नहीं है। बड़ा एक काम हरियाणा के लोगों का और जो ध्यान में आया कि गांव में जो बाहर के आने वाले लोग थे, चाहे अपने ही गांव के थे, बाहर गए हुए थे, उन दिनों में उन्होंने यानी ठीकरी पैरा लगा के बाहर के बाहर रोक दिए। आए भी तो बाहर बाउंड्री पर जो स्कूल होते हैं, जो बाकी कोई बिल्डिंग है, उसी में उनको 12-12 दिन 14-14 दिन क्वारंटाइन किया। ये गांव के लोगों ने अपने आप समझ करके और इसकी सावधानी बरती। ये तो सर हमारे हिस्ट्री में है कि जो भी दिल्ली पे चढ़ाई करने जो भी आया वो हरियाणा के थ्रू गया, और उस वक्त भी हमारे गांव वाले ऐसे ही अपने अपने गांव को बचा के उन्होंने काफी देश को भी बहुत बचाया। तो सर, मैंने आपने एक बिहार के जो सीएम साहब हैं उनको एक पत्र लिखा जो कि सोशल मीडिया पे भी काफी आया, और वो एक काफी रोमांचक एक देश के प्रति वो था। तो आपने जब ये पत्र लिखा तो आपके मन में क्या चल रहा था, कि आप क्या सोच रहे थे कि वो पत्र लिखते वक्त? रणदीप जी, बड़े सहज भाव से लिखा। मैंने कोई इसलिए पत्र नहीं लिखा था कि उसका बड़ा प्रचार होगा। ये ठीक है कि उसका प्रचार बहुत देश में सारे प्रांतों में भी गया, दुनिया के लोगों ने भी मुझे फोन पर कहा कि आपने बड़ी एक अजीब बात लिखी, बड़ी अच्छी बात लिखी। मैंने तो बड़े सहज भाव से लिखा। उन लोगों ने कहा कि हम आपको पैसा भी पहुंचा देंगे, आपके जो वहाँ लोग हमारे ठहरे हुए उनको कुछ सहायता कर दो, उनको हमारे यहाँ भेजोगे, उनका किराया देंगे। तो मैंने उनको यही कहा, देखो ये देश हमारा एक है, हम कोई प्रांतों में बटे हुए लोग नहीं हैं। अगर हमारे यहाँ मजदूर काम करते हैं तो उनका हमारे इस प्रदेश के निर्माण में भी अपना योगदान है, तो हमारे अपने भाई हैं। तो हमारा जो भाईचारा जो है देश का है, हम प्रदेशों की बाउंड्री नहीं है। ये प्रशासनिक इकाइयां हैं प्रदेश हमारा कोई देश के नाते से एक भारत माँ के हम बेटे हैं, और हम कहें कि हम एक दूसरे का ऐसा किराया लेंगे या उनका खाने पीने की व्यवस्था करेंगे, ये तो कुल मिला करके मतलब मैं अगर शब्दों में कहूँ तो डूब के मरने वाली बात है। अगर ये हम कर दें तो हमारा तो जितना पैसा लगा, ट्रेन भेजी हमने, बसें चलाई हमने, उनके लिए रेस्क्यू कैंप लगाए, उनके रिलीफ कैंप्स जो लगाए, वहाँ खाने की व्यवस्था की, लगभग 2.5 करोड़ भोजन के पैकेट वो वितरित किए गए, और ऐसे ही लगभग कोई 50 लाख लोगों को हमने जो किट्स हैं राशन की वो बांटी। 20 लाख लोग ऐसे जिनको आर्थिक सहायता हमने दी। तो इस प्रकार के ये सारे काम हमने अपना समझ कर सब किया और लोगों ने भी इसमें सहयोग किया है।
जी बिल्कुल, हरियाणा का इस मामले में बहुत अच्छा हो रहा है। मैं तो सोशल मीडिया पे भी फोटो देखता रहता हूँ कि मतलब बच्चों को खिलौने भी देके ट्रेनों में विदा किया जा रहा है और उनको अच्छा ख्याल रखा जा रहा है। तो ये तो बहुत अच्छी बात कही सर आपने की, पर हमारा है तो खैर फेडरल कंट्री, पर इसके चलते आपने जो ये सब कदम उठाए, उसमें अभी कितने लोग यहाँ बचे हैं और कितने लोग चले गए हैं, उसका आंकड़ा कोई है? या फिर अभी आने वाले टाइम में कैसे उनके बगैर गुजारा होगा, उसका कुछ आपने सोचा है? देखो, कुल मिला के जब ये सारा मामला आया था, उस समय एक असमंजस की स्थिति हमारे मजदूर भाइयों में पैदा हो गई कि भी पता नहीं ये लॉकडाउन कब तक खुलेगा, नहीं खुलेगा, हमारे रोजगार चलेंगे नहीं चलेंगे, और हम यहाँ रह करके अपने परिवार को पाल सकेंगे नहीं पाल सकेंगे। बहुत एक असमंजस की स्थिति बन गई थी। बनी तो बाकी लोगों में भी थी, लेकिन काफी धैर्य रखा हुआ था लोगों ने। इनके मन में उतावलापन आ गया, घर जाने की जैसे होम सिकनेस होती है ये पैदा हो गई। हमने खुले रूप से कहा कि भी देखो, आप यहाँ रहो, यहाँ आपको हर प्रकार की चिंता की जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आने देंगे, लेकिन फिर भी जो जाना चाहेगा उसके लिए हमने रजिस्ट्रेशन कराया कि भी आपको सुरक्षित घर पहुंचाया जाएगा। 9 लाख लोगों ने रजिस्टर कराया अपने आप को कि हम जाना चाहते हैं, जिसमें से जब हमने भेजना शुरू किया तो लगभग 1.5 लाख लोगों तक तो सब लोग तैयार थे, जा रहे हैं। इसके बाद जब स्थितियां ठीक हुई, जब हमने इंडस्ट्रीज को खोल दिया, लॉकडाउन का पार्ट फेज 2 आ गया, फेज 3 आ गया, धीरे धीरे सामान्य परिस्थितियां हुई, तो ऐसे लोग भी कहने लगे उस समय हमने जाना था, अब हमने मन बदल लिया, अब इंडस्ट्री खुल गई, अब यहीं रहेंगे। तो कुल मिलाकर के उन 9 लाख में से 3 लाख लोगों तो सरकारी व्यवस्था से हमने भेजा है, ट्रेन हैं, बसें हैं। मैं समझता हूं लगभग 1-1.5 लाख लोग अपने आप भी चले गए होंगे। तो 4-4.5 लाख लोग जाने के बाद आज उसके बाद कोई जाने के लिए तैयार नहीं है, और सब जो है अपने अपनी स्थिति पर अपने बिजनेस में लग गए हैं, अपने इंडस्ट्री में लग गए हैं, मजदूर मजदूरी करने लग गया है, जो खेती वाले मजदूर थे वो खेती के काम में लग गए हैं। अब इस समय कोई ऐसी स्थिति नहीं है, आज हरियाणा में वापस आने के लिए लोग तैयार हो गए। जी जी, बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छा ख्याल रखा, ये तो मैं भी बहुत फॉलो किया है सर। अब सर ये कोरोना से पूरी दुनिया में, देश में इकोनॉमी का तो पट्टा बैठ गया सर। अब आपकी क्या प्लानिंग है हरियाणा को वापस पटरी पे लाने की? रणदीप भाई, इकोनॉमी जो ऐसी चीज होती है जिसको हम ये नहीं कहते कि कोई भट्ठा बैठ गया और इसमें से सब कुछ खत्म हो गया, बर्बाद हो गया। ये ठीक है, कोरोना एक ऐसा फैक्टर आया था जिसके कारण से चीजें रुक गई थी, और जब रुकती हैं तो उसका एक टेम्परेरी फेज होता है। वरना हमारी जो हरियाणा की अपनी ताकत है, बहुत बड़ी ताकत है, वो जैसे कहते हैं ना, पावर होती है ना, ताकत होती है। निखड़ू हरियाणवी बोली का पहला टीवी चैनल हरियाणा टशन टीवी 24 घंटे देखने खातर इब्बे संपर्क करो अपने केबल ऑपरेटर और डीटीएच सर्विस प्रोवाइडर का। हरियाणा से जुड़ी हर अपडेट के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल और प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन। हरियाणा से जुड़ी हर अपडेट के लिए फेसबुक पर फॉलो, लाइक और शेयर करें हमारा हरियाणा टशन टीवी पेज। होती है वो 2 तरह की होती है, अंग्रेजी में उसको अगर कहेंगे तो एक पेटेंट पावर, एक लेटेंट पावर। पेटेंट पावर वो होती है जो हमें दिख रही है, और लेटेंट पावर वो जो हमें दिखती ही नहीं है। हरियाणा की जमीन में, भूमि में, हरियाणा के आदमी में बहुत ताकत है। जब हरियाणा बना था 1966 में, तो लोग क्या कहा करते, लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि हरियाणा ये तो अपने अस्तित्व में रह ही नहीं पाएगा, ये लोग तो अपने जो एम्प्लाई है उनको तनख्वाह भी नहीं दे पाएंगे, अपने लोगों को खाना भी नहीं खिला पाएंगे। लेकिन वही हरियाणा 1966 में बढ़ा, बहुत कमजोर स्थिति में रहा होगा, लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते आज मानो 54 साल हो गए हैं। इन 54 सालों में हरियाणा ने अपनी तरक्की करके देश और दुनिया में अपना नाम कमाया है। आज दुनिया में हमारा स्थान हरियाणा का बना है। आज मैं जापान के लोगों से बात कर रहा था, तो जापान के लोग कह रहे थे कि हरियाणा इस समय अगर देखा जाए तो पूरे भारत में सब प्रदेशों में नंबर 1 पर आया हुआ है। और वो तो ये यहाँ तक भी अपनी यानी सद्भावना हमारे लिए प्रकट कर रहा था कि आप दुनिया में नंबर 1 पर आए। धन्यवाद हमने कहा जरूर, लेकिन हमारा कहना है कि हम हरियाणा में आज चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे खेती हो, खेती में भी हमने बॉल ऑफ राइस ग्रेन्स, बॉल ऑफ फूड ग्रेन्स, ये अपने आप को कहलवाया। सारे देश के लोगों का पंजाब और हरियाणा दोनों ने मिलकर के पेट भरा है, उनको भोजन कराया है। इंडस्ट्री के अंदर आज ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री में सारे देश का 53% ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हरियाणा अकेला है। आज हम एक्सपोर्ट में आगे बढ़ रहे हैं।
आज फौज के अंदर हम जाएं तो हमारी आबादी तो 2% है सारी देश की आबादी, लेकिन हम 10% संख्या में सारी अपनी जो फौजें हैं 10% हमारा हिस्सा उसमें है। तो हरियाणा बहुत आगे है। हरियाणा अपने आप को बहुत जल्दी संभाल लेगा। सब प्रदेशों ने हाथ खड़े कर दिए हैं आर्थिक दृष्टि से। कल बंगाल के लोगों को देखा, उन्होंने कहा कि दिल्ली के लोगों ने कहा कि जी हमारी आर्थिक स्थिति खराब हो गई, हमको सहायता करो। हमने कहा नहीं, हम अपने पैरों पर खड़े हो गए हैं, आप हमें हमारे ऊपर और कोई वजन ना डालना, हम अपने पैरों पर अपने आप खड़े हो जाएंगे। नहीं जी, हरियाणा वाला आदमी ने पीछे तो हट नहीं सकता और कदे हार नहीं सकता। और हमारा तो हरियाणा का कल्चर ही एग्रीकल्चर है सर, और हम सबसे आगे भी रहे हैं अनाज की प्रोडक्शन में। और मंडियों की जो हालत होती है सर, वो हम सबको पता है, जो जो गांव से टच में रहा है। तो इसको ये जो मंडियों में भसड़ मचती है, उसको रोकने के लिए आपने क्या क्या कदम उठाए और कितनी कामयाबी मिल पाई आपको? बहुत बढ़िया सवाल आपने नदीप जी पूछा। इस बार बहुत बड़ा चैलेंज था ये। जहाँ एक तरफ कोरोना चैलेंज था, वहीं दूसरी तरफ मंडियों में किसान के अनाज को खरीदना, प्रोक्योरमेंट करना, ये भी कोई कम बड़ा चैलेंज नहीं था, क्योंकि बहुत बड़े मात्रा में हम लोग प्रोक्योरमेंट करते हैं। हमारी मंडियों की संख्या, ये सरसों के लिए कोई 100 मंडियाँ थी और परचेज सेंटर और मंडियाँ गेहूं की मिलाएं तो 400 थी। हमने पहला काम ये किया, सोशल डिस्टेंसिंग को अगर मेंटेन करना है तो फिर इनकी संख्या बढ़ाई जाए। सरसों की 200 कर दी और गेहूं के परचेज सेंटर मिला के 1800 कर दिए, और थोड़े थोड़े 4-4, 5-5, 6-6 गाँव के अंदर एक एक सेंटर बना के भाई सबको वहां ले जाना है। आड़ती भी वहां जाएंगे, सबका एक यानी टेक्नोलॉजी के आधार के ऊपर। आपको पता है कि आज सिस्टम ऐसा बन गया कि आप किसी को भी जब जो सूचना देना चाहो दे दो। टोकन का सूचना जाती थी, SMS जाता था, उस दिन लेके आता था। पहले किसान 3-3 दिन 4-4 दिन मंडी में पड़ा रहा करता। इस बार तो उसको कहा 2 घंटे में अपना लेके आ जाओ, वो 2 घंटे में 3 घंटे में अपना अनाज लेके आया करता, शाम को तुलवा करके अपना फारिग होकर घर जाया करता। तो बहुत अच्छी व्यवस्था रही, बिना किसी विघ्न के हमारी सरसों भी और हमारी गेहूं भी ये खरीदी जा चुकी है। और ज्यादातर यानी मैं कह सकता हूं कि भी 80-90% पेमेंट ये किसानों के खातों में पहुंच गई है। एक 10-15% बची है, वो 1-2 दिन के अंदर वही पहुंच जाएगी सारी। सर ये मैंने जो ये देखा है, मेरे भी अपने गांव में बात की मैंने अपने काका से, तो उन्होंने बोला भाई SMS आवा है, SMS जाकर हम अपनी उड़े दे आवे हैं, फिर SMS आवा है अग भाई थारी इतनी बिकेगी, और फिर अकाउंट में पैसे भी आ गए। तो सर ये एक जैसे डायरेक्ट का अकाउंट में जैसे इस तरह पैसे आए हैं, ऐसे ही जो बीमे के जो फसल का जो बीमा होता है, उसके पैसे डायरेक्ट अकाउंट में नहीं पहुंच रहे। ये मैंने को सुनने में आया है, मैंने जो अपनी रिसर्च करी है, वो बोल रहे कि बीच में इतने महकमे हो जाते हैं कि वो भी डायरेक्ट क्यों नहीं आती हमारे पास। अगर जो बीमा की है, जैसे कईयों का तो 1-1.5 साल का भी कंप्लेंट है, पर वो मेरे को उसका कोई फैक्ट नहीं है। पर जनरली बात यह है कि बीमा के पैसे भी डायरेक्ट अगर ऐसे अकाउंट में जाए जैसे बिक्री के गए हैं, तो क्या उससे भी सहूलियत नहीं हो जाएगी सर? बात ठीक है आपकी, लेकिन रणदीप जी बीमा जो है वो सरकार नहीं कर रही है। बीमा जो करती है कंपनियां करती हैं, और सरकार तो उसमें जो उसका प्रीमियम होता है ना, उसका एक हिस्सा, 1-2% हिस्सा तो किसान से लेते हैं, और कुल 11-12-13% के हिसाब से उसका ऑप्शन, उसमें टेंडर होता है। उस टेंडर के अंदर कौन सी कंपनी कितना पैसा लेगी, बाकी जो 9%, 8%, 11%, 10%, 2% से अलावा जो है वो आधा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट देती है। उसके बदले में जब कभी कोई खराबा हो जाए, कोई बरसात आ जाए, कोई नुकसान हो जाए, उसकी सर्वे करने का काम भी कंपनियों का अपना है। कंपनियों के कई इस प्रकार के सिस्टम हैं। एक तो उसमें टाइम लगता है, टाइम लगने के बाद उस सर्वे को फिर उसकी ऑथेंटिसिटी होती है, उसको ठीक है कि गलत है, उसकी एजेंसियां अलग होती हैं, और वो करते करते कई महीने ले जाकर के फिर जाके जो पेमेंट पास होती है तो वो पेमेंट मिलती है। बीच बीच में कहीं उन कंपनियों का झगड़ा भी होता है, हम बीच में पार्टी बनते हैं सरकार के नाते। हमने बीच में पिछली बार 2 जिले, भिवानी जिला और सिरसा जिला, इन 2 जिलों का कोई 2 साल के बाद फैसला कराया, और कोई 500 करोड़ रुपया जो वहां फंसा हुआ था उनका निकलवा करके किसानों तक पहुंचवाया। तो कुल मिला के कंपनियों के द्वारा किया जाता है। हाँ, यदि आगे चल के सरकार का, क्योंकि केंद्र सरकार के हाथ में फैसला है, अगर ये ट्रस्ट मॉडल पर अगर हो जाए ना हमारा बीमा, तो ट्रस्ट मॉडल पर तो सरकार ने फैसला करना और तुरंत पैसा उठा करके दे देना है। आज भी जो लोग बीमा नहीं कराते, उनका जो खराबा होता है वो थोड़ा कम मिलता है। सरकार ने थोड़ा पैसा उसमें कम रखा हुआ, बीमे में ज्यादा मिलता है,
तो वो जो पैसा है वो हम 1-1.5 महीने में देते हैं। इस बार जो मार्च में फरवरी में नुकसान हुए हैं वो अभी जून के अंदर वो सारा पैसा किसानों के खातों में चला जाएगा। सरकार का पैसा आज भी जल्दी चला जाता है। तो सर इसका कुछ एसओपी मॉडल, अब आप हरियाणा अड़िया आप बात कर रहे हो तो आप इसमें कदम उठाओ और इसका ये इतनी बड़ी जो एक इमारत सी बड़ी इसको काट के डायरेक्ट आप करोगे तो सबका फायदा होगा और वो भी होगा सर। अच्छा सुझाव है आपका, ये सुझाव अच्छा है, इसके ऊपर काम करेंगे। हाँ जी, तो एसओपी अगर पहले ही बन जाए ना सर तो उसमें एकदम से भैया ये पूरा ये इतना सर्वे होके, और गवर्नमेंट तो मेरे ख्याल से प्राइवेट में बात आते ही सर वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो ही जाता है। पर सर आपने एक और आपने बात करी जो कि मुझे काफी अच्छी लगी और मुझे तो फायदे की लगी, पर इसमें विरोध भी बहुत है। जैसे आपने मेरा पानी मेरी विरासत का जो लागू किया है, इसमें किसान यूनियन भी विरोध कर रही है, विपक्ष वाले भी विरोध कर रहे हैं, तो आप इसको कैसे लागू करोगे और एक आम किसान को कैसे समझाओगे कि भाई ये तेरे फायदे की बात है? रणदीप भाई, ये विषय लागू करने का कम है, ये तो किसानों का मन बनाने की बात है। जैसे आपने कहा कि कैसे समझाओगे, मैं अभी 2 जगह होके आया हूँ, करनाल और कैथल, जहाँ 3-3 ब्लॉक के लोग आए थे और उनसे जो मेरी बातचीत हुई मैंने उनको बताया, देखो भाई पहली बात तो ये है कि ये सवाल धान का नहीं है, ये सवाल मक्के का नहीं है, ये सवाल है पानी का। और पानी भी आने वाली पीढ़ी आज से 15-20 साल बाद कहीं ऐसा ना हो कि पानी फुक्का जमीन ऐसी बच जाए, यानी बंजर जमीन हो जाए और उसमें पानी बचे नहीं, तो आपके अगली पीढ़ियां भी गाली देंगी आपको। इसलिए पानी बचाना बहुत जरूरी है। उसी में से हमने एक स्कीम पिछले साल बनाई थी, ये पिछले साल थोड़ी लागू हुई, इस बार फिर हमने अपील की है कि 1 लाख हेक्टेयर जमीन के ऊपर इस बार धान लोग न बोएं। और उसमें भी हर एक किसान को नहीं कहा, जहां पानी बहुत नीचे चला गया, 40 मीटर से भी ज्यादा डाउन चला गया पानी का लेवल, उस जमीन पर लोग जो है सारा नहीं, आधा जो है वो छोड़ दें, आधा अभी भी बोएं। और उसमें जो और फसलें होंगी, उसमें मक्का हो सकती है, उसके अंदर कपास हो सकती है, उसमें तिल हो सकते हैं, उड़द हो सकती है, अरहर हो सकती है, मूंग हो सकता है, उसके अंदर यानी जो फसलें हो सकती हैं, सब्जियां, बाग, ये सब लग सकते हैं। उसके लिए हम प्रोत्साहन भी देंगे। 7,000 रुपये एकड़ देने की बात हमने कही है। तो शुरू में तो ये लगा था कि लोगों को लगा कि हमारे ऊपर थोपा जा रहा है। जब मैंने जाके बताया कि हम थोप नहीं रहे, हम आपको अपील कर रहे हैं, हमने तो एक एडवाइजरी जारी की है कि आप ये करेंगे तो अच्छा हो जाएगा। अब उसके बाद धीरे धीरे जब लोगों को लगा कि हमारे ऊपर थोपा नहीं जा रहा, अपने आप लोग आगे आ रहे हैं, रजिस्टर करवा रहे हैं कि हम जो है इसको बदलेंगे। अभी कल तक का मेरा समाचार है कि 50,000 हेक्टेयर जमीन पर लोगों ने अपने फार्म भर दिए कि हम जो है यहाँ धान नहीं बोएंगे और चीजें बोएंगे। अब 50,000 कर दिया, 1 महीना भी बाकी है, इस महीने में और करेंगे। मैं समझता हूँ 1 लाख का टारगेट हमारा पूरा हो जाएगा और ये किसानों के भले के लिए। देखिए, यानी आज हमको ये विचार ये करना है कि निखड़ू हरियाणवी बोली का पहला टीवी चैनल हरियाणा टशन टीवी 24 घंटे देखने खातर इब्बे संपर्क करो अपने केबल ऑपरेटर और डीटीएच सर्विस प्रोवाइडर का। हरियाणा से जुड़ी हर अपडेट के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल और प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन। हरियाणा से जुड़ी हर अपडेट के लिए फेसबुक पर फॉलो, लाइक और शेयर करें हमारा हरियाणा टशन टीवी पेज। कि चावल के तो बहुत विकल्प है, लेकिन पानी का विकल्प कोई है? पानी का विकल्प नहीं, पानी का नहीं है सर। हाँ, तो पानी तो सर बचाना ही पड़ेगा। तो सर पानी को जो वाटर टेबल जो नीचे चली गई है उसको चार्ज करने के लिए एज अ गवर्नमेंट एक तो पीपल्स पॉलिसी हो गई, उसको चार्ज करने के लिए, और जैसे यमुना भी, जैसे लॉकडाउन की वजह से यमुना का पानी भी साफ हो गया और हमारा जितना पूरब का हिस्सा है वो तो यमुना से लगता हुआ है, काफी पानी भी वहां से आता है, तो उसको प्रदूषण फ्री रखना और वाटर टेबल को ऊपर लाने में क्या स्टेप्स रहेंगे पर्यावरण को लेके? देखिए, जहां तक वाटर टेबल ऊपर लाने की बात है, इस बार हमने योजना बनाई है कि जो बाढ़ का एरिया है, जहां पानी ज्यादा है, वहां पर बोर किए जाएंगे रिचार्जिंग के लिए। और बोर करने के लिए कुछ स्कीम हम बना रहे हैं जिसमें किसानों की भी भागीदारी होगी, सरकार की भी भागीदारी होगी, और सेंटर ने भी एक अटल भूजल योजना ये बनाई है। उस योजना का भी उसमें कोई ना कोई हमको लाभ मिलेगा। ऐसा मिला करके ज्यादा बोर यहाँ बनाए जाए ताकि पानी सीधा जमीन के अंदर डाल दिया जाए, रिचार्जिंग हो जाए। हमारा अर्बन लोकल बॉडीज और टाउन कंट्री प्लानिंग ने जो 500 मीटर या इससे बड़े जितने प्लॉट हैं, लोगों के मकान हैं,
वहां रिचार्जिंग जरूरी कर दिया है कि वहां रिचार्जिंग का बोर्ड जरूर बनाओगे, वरना नक्शा पास नहीं होगा। तो रिचार्जिंग के लिए हम सब कर रहे हैं। अब लेकिन जहां जहां धान का एरिया है वहां रिचार्जिंग अपने आप कम होती है, क्योंकि वहां केमिकल खाद डाले जाते हैं और पानी लगातार खड़ा रहने के कारण से वो जमीन है चिकनी हो जाती है। चिकनी होने के कारण से पानी नीचे नहीं जाता और जो फसलें होती हैं वो पोरस जमीन होती है। लेकिन इसके कारण से अपने आप में धान की जमीन जो है वो पोरस ना होने के कारण से रिचार्जिंग बंद होता है। तो ये तो रिचार्जिंग का है जिसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। जहां तक आपने पर्यावरण की बात कही है, पर्यावरण में रणदीप जी पानी तो अपने आप में एक विषय है। वहाँ जल है, वहाँ पानी है, वहाँ पर वायु भी है, वहाँ पर भूमि भी है, वहाँ पर यानी वनस्पति भी है। ये सारी चीजें मिला करके जब तक हम इसका प्रबंध नहीं करेंगे तब तक हम पर्यावरण को ध्यान नहीं कर सकेंगे। और पर्यावरण का तो मैं इतना आग्रही रहा हूं कि आपको मैं एक फैक्ट बताता हूं। मैंने सबसे पहले 26 अक्टूबर 2014 को एक प्रकार से शपथ हुई थी मेरी, मुख्यमंत्री की कुर्सी मैंने संभाली थी। और ठीक 2 महीने बाद जनवरी में मैं एक हवाई सर्वे करने गया। अरावली के अंदर एक गांव है मांगरबणी। मांगरबणी गांव का मैं एरियल सर्वे करके आया गया 2 महीने के अंदर अंदर, क्योंकि एक बहस चल रही थी कि मांगरबणी के चारों तरफ कुछ जमीन बफर जोन छोड़ा जाए ताकि वहां लोग कंस्ट्रक्शन ना कर सकें। तो हमारे प्रस्ताव में पहले जो लिखा हुआ था कांग्रेस के टाइम का कि 60 मीटर जो है बफर जोन छोड़ा जाए। जब मैं वहां ऊपर घूम के आया और मुझे जो पता लगा 60 मीटर तो बिल्कुल गांव में होता क्या है, 1 एकड़ होता है। 1 एकड़ कौन संभालेगा? संभाल ही नहीं सकते, वो कोई ना कोई अंदर घुस जाएगा, पेड़ काट देंगे। उसी दिन हमने फैसला किया कि 60 मीटर नहीं, ये 500 मीटर हम करेंगे। और बहुत लोग सारे देश और दुनिया के, यानी जनवरी से लेकर जून तक की अखबारें भरी पड़ी हैं, आप कोई उठा के देख लो, टाइम्स ऑफ इंडिया उठा के देख लो, दी हिंदू उठा के देख लो, फाइनेंशियल एक्सप्रेस उठा के देख लो, सब ने लिखा कि इतना बड़ा स्टेप एक प्रदेश का मुख्यमंत्री लेगा, ये कभी कोई कल्पना ही नहीं कर सकता था। हमने पर्यावरण के नाते से सब चीजें बचानी है। पर्यावरण को तो मैं भगवान का एक रूप मानता हूँ। भगवान यानी हाँ, जैसे भगवान में शब्द होते हैं ना, भय गय वय आ न, मैं भगवान को भय को कहता हूँ भूमि, गय को कहता हूँ गगन, वय को कहता हूँ वायु, आकांडाई से अग्नि और न से नीर। 5 चीजें आती हैं, भूमि है, गगन है, वायु है, अग्नि है और नीर है। भगवान के नाम में ये 5 चीजें हैं ये। जी सर जी। पर बहुत लोगों का कहना है सर कि गुड़गांव के आसपास जो अरावली है, जो कि हमारी बाड़ू रेत से भी हमारे हरियाणा को बचाती है, वहां पे काफी अवैध कंस्ट्रक्शन चल रही है और वहां पे कानून का पालन नहीं करा जा रहा है जितना जोरी से करना चाहिए। तो मेरा ये आग्रह है सर आपसे, एनवायरमेंटलिस्ट मेरे को भी बहुत पर्यावरण से प्यार है, कि आप उसकी तरफ से थोड़ा और सख्ती आजमाएं और लोगों को बोलें कि वो पर्यावरण के साथ गड़बड़ ना करें। करना ही पड़ेगा, हमें वो करना ही पड़ेगा, क्योंकि पिछले सालों में वहां जो खनन हुआ, बेतहाशा खनन हुआ। मैं तो फरीदाबाद में खुद रहा हूँ, बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियां थी, वो भी लोगों ने खोद के वहां पर गहरे इतने खड्डे कर दिए कि उसके अंदर पानी निकल आया नीचे से, और लोगों ने कब्जे भी करने शुरू किए। ये भी आपकी जो बात है बिल्कुल ठीक है, लेकिन वहीं पर एक कठिनाई थोड़ी सी दूसरी भी है। कठिनाई क्या है कि जहां पर्यावरण के नाते से कोई उस प्रकार का विषय नहीं है, वहां भी ये जो कानून बने हुए पुराने समय के, अंग्रेजों के समय के ड्रैकोनियन लॉ जिसको कहेंगे, काले कानून बने हुए हैं। एक कानून के बारे में आपको बताता हूं। सन 1900 में 120 साल पहले एक कानून बना था, PLPA, पंजाब लैंड प्रिजर्वेशन एक्ट। तो ये कानून उस समय बना था। उस समय कोई यहाँ इस प्रकार की खेती नहीं होती थी जैसे आज होती है। इस प्रकार का विकास नहीं था, इस प्रकार की बिल्डिंग नहीं थी, सड़कें नहीं थी, नदियां नाले बहते थे। यही था भी इसकी मिट्टी का कटाव रोका जाए, कैसे रोकना है, वो कानून बन गया। अब वो चलते चलते आज 125 साल के बाद भी देश बदल गया, दुनिया बदल गई, विकास के नाते सब कुछ बदल गया। उसकी जो धाराएं हैं वो वैसी की वैसी हैं, और उन धाराओं में बहुत एरिया तो ऐसा जो आज एग्रीकल्चर लैंड है उसके ऊपर भी PLPA लगा हुआ है। तो हमारा कहना यह है कि ऐसे कानून जो पुराने हैं उनको बदलने के लिए हमें कुछ करना चाहिए। हम नई सोच के साथ आगे आए हैं। हमने PLPA एक्ट में एक अमेंडमेंट ये प्रस्तावित कर दिया था कि खेती वालों को खेती करने दो, उसको बाहर निकाल दो, और भी कुछ 2-4 प्रावधान थे। लेकिन ये कभी नहीं कहा कि जहां पर्यावरण को नुकसान होता होगा उसमें हम 1 भी इंच वो अलाउ नहीं करेंगे। लेकिन जो चीजें विकास के नाते लाइसेंस दे दिए गए, पिछले 20, 25, 30 साल से जिन चीजें बन गई हैं, बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी हो गई हैं, सब उस पर भी PLPA लागू करेंगे। तो कुल मिलाकर के कई हुडा के सेक्टर्स
हुड्डा यानी अब तो उसको HSBP हरियाणा अर्बन वो हुड्डा नहीं। मेरे ना है सर, मेरे ना है। तो आप बड़ा हुड्डा नहीं है, ये HSBP, अब उसका नाम भी बदल दिया हमने कहा लोग कंफ्यूज करते हैं हुड्डा हुड्डा में, तो HSBP कर दिया उसका नाम। तो HSBP की बनाए हुए जो सेक्टर हैं वो टूटने के लिए कगार पर खड़े हैं, तो हमने वो एक एक्ट थोड़ा सा बदलने के लिए एक उसमें अमेंडमेंट की, और उसी से शोर मच गया कि जैसे मनोहर लाल खट्टर सरकार जो है ना, ये सारे अरावली को खत्म करके यहाँ बिल्डरों को लाना चाहती है। एक भी बिल्डर को किसी भी जगह पर अलाउ नहीं किया जाएगा अरावली की जगह पर। हाँ, जो अरावली के उस एक्ट के कारण से जो एक गंभीर समस्या बनी हुई है उसमें से रास्ता निकालना, ये हमारा सरकारों का काम होता है, उसका रास्ता निकालेंगे। ये सुन के सर मेरे कालजे को बहुत ठंडी हुई, बाकियों का तो पता नहीं। नहीं, आप चिंता मत करो। तो सर एक और चीज मैंने देखी, मेरी दादी की जब डेथ हुई तो मैं गया था गांव में, तो स्कूल में वो फंक्शन किया था खाने वाने का, तो मैंने गांव में स्कूल की हालत देखी सर। कि मैं तो, हमारा गांव तो शहर के पास है, वहां पे बिल्डिंग अच्छी है, पर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे डेस्क बेंच वगैरह, मतलब हरियाणा की जो गवर्नमेंट स्कूल की जो गांव की स्कूलों की हालत है वो थोड़ी खस्ता है सर। वो काफी टाइम से ऐसे ही है, और वो जब तक ठीक नहीं होगी तब तक सर, जब बच्चा को मन ही नहीं करेगा वहां जाके पढ़ने का, तो वो पढ़ेगा क्या? तो हम उठेंगे कैसे ऊपर, शिक्षित कैसे होंगे? उसके लिए सर क्या प्रयास किया जा सकता है?